हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के एमकॉम का सब्जेक्ट IBO 5। ये चैप्टर नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है समुद्र पार के व्यापार लॉजिस्टिक में अंतर्देशीय परिवहन मीन्स इनलैंड ट्रांसपोर्ट इन ओवरसीज ट्रेड लॉजिस्टिक। तो इसमें आज हम करने वाले हैं स्वपरक क्वेश्चंस मीन्स सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चंस करेंगे और इस वीडियो में ही सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, आयात निर्यात कार्गो के प्रचलन में सड़क परिवहन की भूमिका की विवेचना कीजिए तथा सड़क जाल के सुधार व गाड़ियों के बेड़ों के आधुनिकीकरण में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को रेखांकित कीजिए। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि कार्गो क्या होता है। आमतौर पर वाणिज्यिक लाभ के लिए जहाज, विमान, ट्रेन, वैन या ट्रक के द्वारा माल या उत्पाद को परिवहन करना यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना कार्गो कहलाता है। इसे फ्रंट भी कहा जाता है। आधुनिक समय में परिवहन के लिए बहुत लंबे माल ढोने वाले इंटरमोड कंटेनर का उपयोग किया जाता है, क्योंकि आजकल के समय में क्या है कि परिवहन के लिए परिवहन यही होता है, माल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए जो भी ट्रांसपोर्ट हम यूज़ करते हैं तो ये लंबे माल ढोने वाले इंटरमोड कंटेनर का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि माल भारी भी होता है। कुछ माल ऐसा भी होता है जो बड़े बड़े पीसीज में होता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम ट्रक वगैरह पे लाते थे तो बाहर की तरफ ये निकला होता है। तो ये जो भारी सामान है ना, इसको इधर से उधर ले जाने के लिए इंटरमोडल कंटेनर का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन का आंसर शुरू करते हैं। आयात निर्यात कार्गो के प्रचलन में सड़क परिवहन की भूमिका निम्नलिखित होती है। आयात व निर्यात कार्गो के परिवहन में सड़क परिवहन की भूमिका उसकी चालनीय लोचशीलता के कारण ही होती है। जो उसकी चलने की लोचशीलता है कि इसको कभी भी अपने हिसाब से चेंज किया जा सकता है, इसमें इलास्टिसिटी होती है। तो सड़क परिवहन में ये बहुत अच्छी बात है। इसके कारण ही वस्तु को सीधा ग्राहक तक पहुंचाया जा सकता है, क्योंकि देखो, अगर आप वायु परिवहन से लेके भेजते हो माल को, तो वायु परिवहन के लिए वो एयरपोर्ट पर उतर जाएगा माल। उसके बाद ग्राहक को या तो वहाँ तक लेने आना पड़ेगा माल को, या फिर उसको सड़क परिवहन द्वारा ही पहुँचाया जाएगा। ठीक है, इसी तरह ट्रेन का भी होता है कि वो रेलवे स्टेशन तक आता है, उसके बाद सड़क परिवहन के द्वारा ही ग्राहक को पहुँचाया जा सकता है। तो सबसे बड़ी भूमिका तो ये है। फिर है, सड़क परिवहन में लोचशीलता पाई जाती है। थर्ड है, सड़क परिवहन में विश्वसनीयता का अत्यधिक प्रभाव देखा जाता है, ये विश्वसनीय होता है। फोर्थ है, तुलनात्मक तौर पर सड़क परिवहन के अंतर्गत ही कम कड़े पैकेजिंग मानक पाए जाते हैं, क्योंकि वायु परिवहन और रेल परिवहन इसमें थोड़े से जो पैकेजिंग मानक है वो थोड़े से कड़े होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, लेकिन सड़क परिवहन में उनके कंपैरिजन में कम कड़े पैकेजिंग मानक पाए जाते हैं। अब हम देख लेते हैं कि सड़क जाल के फैलाव में व गाड़ियों के बेड़े के आधुनिकीकरण में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। तो इसमें सड़क जाल के फैलाव व गाड़ियों के बेड़े के आधुनिकीकरण में सरकार द्वारा निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं। नंबर 1, सड़क परिवहन की आवश्यकताओं को देखते हुए एक उचित रणनीति का विकास किया जा रहा है। इसमें नए पुल बनाने, पुलों के जोड़ तोड़ के कार्यों को किया जा रहा है। तो हमारी गवर्नमेंट जो है वो एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना रही है, जिससे कि नए नए पुल बनाए जाएं और जो पुराने पुल हैं उनको थोड़ा सा ठीक करके, जोड़ तोड़ करके उन कार्यों को किया जा रहा है। सेकेंड है, परिवहन गति के वृद्धि हेतु राष्ट्रीय हाईवे को 4 लाइन का बनाया गया है। तो परिवहन गति में वृद्धि हो, उसकी मतलब स्पीड फ्लो में चलती रहे, इसलिए राष्ट्रीय हाईवे को, नेशनल हाईवे जो होते हैं उनको 4 लाइनों का बनाया गया है, जिससे कि जो परिवहन है वो निर्बाध गति से चलता रहे, उसमें कोई रुकावट ना है। थर्ड है, शहरी इलाकों में बाईपास का निर्माण किया गया है। तो शहरी इलाकों में ये है कि जो ट्रक परिवहन सड़क परिवहन है उसको शहरी इलाकों में अंदर ना जाए, लेके जाया जाए। बाईपास का निर्माण किया गया है कि भारी भार से वो जो परिवहन है वो निकल जाए। फोर्थ है, पंचवर्षीय योजनाओं में सड़क के लिए कोषों का निर्माण किया जाएगा। जो भी हमारे 5 ईयर की जो प्लानिंग होती है उसमें सड़कों के निर्माण के लिए फंड्स बनाए जाएंगे। फिफ्थ है, सरकार के द्वारा अनेक निवेश योजनाओं जैसे कि BOT, BOOT, BOO और बोल्ट आदि का निर्माण किया जाएगा। तो BOT की फुल फॉर्म होती है बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र, BOOT की फुल फॉर्म होती है बिल्ड ऑन ऑपरेट ट्रांसफ़र, BOO की फुल फॉर्म होती है बिल्ड ऑन एंड ऑपरेट, एंड BOLT की फुल फॉर्म होती है बैटरी ऑपरेटिंग लोकल ट्रांसिट। इन सब का निर्माण किया जाएगा। फिर है, गाड़ियों के बोर्ड के आधुनिकीकरण हेतु ISO कंटेनरों के आयात निर्यात के संबंध में बहु मॉडल परिवहन व्यवस्था की बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए
आवश्यक के लिए आवश्यक है, अतः प्राथमिकता के आधार पर ट्रक निर्माण हेतु आवश्यक कदम भी उठाए जाएंगे। तो फोर्थ था हमारा, गाड़ियों के बोर्ड के आधुनिकीकरण हेतु आईएसओ कंटेनरों के आयात और निर्यात के संबंध में बहु मॉडल परिवहन व्यवस्था क्या है। इसको हम बहु मॉडल परिवहन व्यवस्था आगे आने वाले क्वेश्चन में पढ़ेंगे। तो इसकी बढ़ती हुई आवश्यकताओं के लिए आवश्यक ये इसके लिए बहुत आवश्यक है, अतः इसके लिए प्राथमिकता के आधार पर ट्रक निर्माण हेतु आवश्यक कदम भी उठाए जाते हैं। ये हमारा था कि सरकार इसमें क्या भूमिका निभा रही है। सेकंड क्वेश्चन है, संगठित क्षेत्र में इस क्षेत्र में अंतर्देशीय परिवहन के विभिन्न प्रकारों में भारत के परिवहन जाल में रेल परिवहन सबसे महत्वपूर्ण भाग लेती है। इस बात की विवेचना कीजिए। तो अभी पिछले क्वेश्चन में तो हमने सड़क परिवहन के बारे में पढ़ा, अब हम रेल परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही हमें ये बताना है कि आईसीटी कंटेनर ट्रैफिक के संचालन में भारतीय रेल की भूमिका क्या है, उसकी व्याख्या करनी है। तो आंसर स्टार्ट करते हैं। संगठित क्षेत्र में अंतर्देशीय परिवहन के विभिन्न प्रकारों में भारत के परिवहन जाल में रेल परिवहन का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। यह कथन सत्य है क्योंकि व्यापार और उद्योग के महत्वपूर्ण स्थानों को जोड़ने में रेलवे की भूमिका एक राष्ट्रीय आधारिक संरचना मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की तरह रही है, क्योंकि जो भी हमारे व्यापारी उद्योग के महत्वपूर्ण स्थान हैं उसको जोड़ने का कार्य किया है रेलवे ने। भारतीय रेलवे एकल प्रबंध के अंतर्गत भारतीय रेलवे की शुरुआत एशिया के सबसे बड़े व विश्व के दूसरे बड़े नेटवर्क के रूप में हुई है। एकल प्रबंध है क्योंकि इस पर सिर्फ गवर्नमेंट का अधिकार है, अपनी अपनी रेलें, अपना अपना प्राइवेट कुछ नहीं होता। जैसे कि वायु परिवहन में तो फिर भी अपने प्राइवेट जेट वगैरह उड़ते हैं, प्राइवेट एरोप्लेन होते हैं, लेकिन रेलवे में एकल प्रबंध ही है। तो इसके अंतर्गत भारतीय रेलवे की शुरुआत एशिया के सबसे बड़े और विश्व के दूसरे बड़े नेटवर्क के रूप में हुई है। वर्षों से ही भारतीय रेलवे में देश के अंदर कच्चे माल के स्रोतों को उचित स्थान तक पहुंचाने तथा औद्योगिक केंद्रों तथा बाजारों की आवश्यक परिवहन कड़ी प्रदान करके औद्योगिक वृद्धि व व्यापारिक विकास को गति प्रदान करने का कार्य किया गया है। तो ब्रिटिश काल से ही उन लोगों ने ही रेलवे की शुरुआत की थी, बेशक अपने फ़ायदे के लिए की थी, लेकिन इससे हमारे देश का भी भला हुआ था। तो भारतीय रेलवे में वो कच्चे माल के स्रोतों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जाता है और उन्हें औद्योगिक केंद्रों और बाज़ारों को जहाँ पर उनकी आवश्यकता है वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो जिससे औद्योगिक वृद्धि होती है और व्यापारिक विकास भी होता है। इसकी जो गति प्रदान की जाती है वो रेलवे के द्वारा गति प्रदान की गई है, क्योंकि रेलवे के द्वारा ही हम बहुत आसानी से भारी भारी सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकते हैं। आईसीटी कंटेनर ट्रैफिक के प्रचालन में भारतीय रेल की क्या भूमिका है। तो भारतीय रेल देश के कई हिस्सों में स्थापित अनेक इनलैंड कंटेनर डिपो मीन्स आईसीडी तथा कंटेनर फ्रंट स्टेशनों मीन्स सीडीएस के माध्यम से परिवहन में बहुत मुख्य भूमिका निभाती है। शुरुआती दौर में रेलवे ने निम्नलिखित 7 स्थानों में आईसीडी को पायलट परियोजना के रूप में स्थापित करने की शुरुआत की थी, और ये 7 स्थान हैं बेंगलोर, नई दिल्ली, गुंटूर, अनापति, कोयम्बटूर, गुवाहाटी तथा लुधियाना। इसी दिशा में 1988 में कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि कॉनकोर की स्थापना भी की गई थी। कॉनकोर रेल मंत्रालय का ही सबसे सार्वजनिक क्षेत्रीय उपक्रम है। ठीक है, तो रेल मंत्रालय का ही एक सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम है CONCOR। ठीक है, मीन्स कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसका मुख्य उद्देश्य माल के बहुमॉडल परिवहन में लगी अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर मुफ्त सेवा की गुणवत्ता में सुधार का कार्य करना है। तो मुख्य उद्देश्य क्या है कि बहुमॉडल परिवहन में जो भी सरकारी एजेंसियां लगी हुई हैं उनके साथ ये मिलकर मुफ्त सेवा करता है और गुणवत्ता में सुधार का कार्य करता है। अतः आज कॉनकोर द्वारा देश के अनेक केंद्रों में आईसीडी तथा CFS की सुविधाएं स्थापित की जा सकती। कॉनकोर दिल्ली के पास दादरी में भी 5 लाख TEUs वार्षिक क्षमता की एक आईसीडी की स्थापना करने जा रहा है, जो शुरू होने के बाद एक बड़े संग्रहण व वितरण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। ठीक है, तो क्या बताया कि इसमें कि कॉनकोर है वो दिल्ली के पास दादरी का जो क्षेत्र है उसमें 5 लाख TEUs, ये इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है, वार्षिक क्षमता की एक आईसीडी की स्थापना करने जा रहे हैं, जो शुरू होने के बाद एक बड़े संग्रहण और वितरण केंद्र के रूप में कार्य करेगा। यहाँ पे बहुत बड़े तौर पर संग्रहण मीन्स स्टोरेज भी की जा सकती है और वितरण मीन्स डिस्ट्रीब्यूशन भी किया जा सकता है, उसके केंद्र के रूप में ये कार्य करने वाला है। क्वेश्चन नंबर 3 है,
भारत में आयात निर्यात कार्गो के प्रचलन में अंतर्देशीय जल परिवहन का प्रयोग कभी कभार ही क्यों होता है, इस स्थिति को कैसे सुधारा जा सकता है इस स्थिति को। और सेकंड है, इसमें निर्यात कार्गो के तरीकों का चयन करते समय किन विभिन्न कारकों को ध्यान में रखा जाता है। तो हमने देख लिया, हमने सड़क परिवहन का पिछले क्वेश्चन में पढ़ा और उसके बाद हमने रेल परिवहन का पढ़ा। अब हम जल परिवहन की बात कर रहे हैं, ठीक है। और एक होता है वायु परिवहन। वायु परिवहन में तो बहुत ज़्यादा भारी सामान नहीं लेके जाया जा सकता क्योंकि उसकी लिमिटेड क्षमता होती है। जल परिवहन में समुद्री जहाज होते हैं, तो उसमें बहुत भारी सामानों को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सकता है, लेकिन इसमें इसका प्रयोग कभी कभार होता है। क्यों इतना वो फेमस नहीं है, क्यों उतना ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा रहा और उस स्थिति को कैसे सुधारना है, ये हम इस क्वेश्चन में पढ़ेंगे पार्ट 1 में। और सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे कि जो निर्यात कार्गो के तरीकों का चयन करते हुए, अगर हमें अपने सामान को निर्यात करना है दूसरे देशों में, तो हम जब तरीकों का चयन करते हैं कि सड़क परिवहन ले, रेल परिवहन ले या फिर जल परिवहन ले, तो किन बातों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, किन कारकों को हमें ध्यान में रखना पड़ता है, ये क्वेश्चन था। अब हम आंसर शुरू करते हैं। पहले पार्ट का आंसर है, भारत में आयात निर्यात कार्गो के प्रचलन में अंतर्देशीय जल परिवहन का प्रयोग कभी कभार ही किया जाता है और इसके सुधार के कार्य निम्नलिखित हैं। नंबर 1, अंतर्देशीय जल परिवहन में कार्गो का चलन अत्यंत ही सस्ता है, अतः ये कम मूल्य, अधिक मात्रा में व नष्ट न होने वाले बल्क कार्गो के लिए उचित है, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक कि भाई ये सस्ता पड़ता है, सबसे कम, बेशक उसका ज़्यादा यूज़ नहीं हो रहा, लेकिन एक सस्ता पड़ता है और अधिक मात्रा में लेके जा सकता है सामान को, और जल्दी जो नष्ट नहीं होते क्योंकि टाइम लगता है जाने में, इसमें धीरे धीरे चलता है जहाज। तो जो ऐसा सामान जो जल्दी से नष्ट नहीं होता उसे बल्क में ले जाया जा सकता है। सेकेंड है, सरकार के द्वारा कोयला, उर्वरक, कच्चा तेल, सीमेंट, पेट्रोलियम उत्पादों तथा स्टील को अंतर्देशीय जलमार्ग से परिवहन हेतु प्रोत्साहित किया जाता है ताकि रेल व सड़क परिवहन पर कम भार पड़े। तो जो सरकार के द्वारा कोयला, उर्वरक है, कच्चा तेल है, सीमेंट है, पेट्रोलियम है या फिर स्टील है, इसको ज़्यादातर कोशिश की जाती है सरकार के द्वारा कि वो जलमार्ग से ही लेकर जाए, जिससे कि रेल परिवहन और सड़क परिवहन पर पहले ही बहुत बोझ है, वो और ज़्यादा उन पर भार ना पड़े। अतः समय समय पर जलमार्ग को साफ सफाई करवाना भी अनिवार्य है। जिस जहाँ से जहाज़ निकलते हैं वहाँ की सफाई करवाना भी अनिवार्य हो जाता है। नेक्स्ट है, जलमार्ग में जो प्रतिरोध आते हैं उनका निवारण अति अनिवार्य है। अब क्योंकि जलमार्ग में बहुत सारे प्रतिरोध आते हैं, रुकावटें आती हैं, तो उनका भी उपाय करना बहुत ज़रूरी है, तभी जल परिवहन अच्छी तरीके से कार्य कर पाएगा। और डी पार्ट है, जलमार्गों द्वारा उचित स्थान का होना भी अति अनिवार्य है, क्योंकि जहाँ पे जहाज आके रुकते हैं या जहाँ पे जहाज़ों पर माल चढ़ाया जाता है वहाँ पे उचित स्थान होना चाहिए, संग्रहण का भी और लदान का भी, किस माल को कहाँ कैसे चढ़ाया उतारा जाएगा उसका भी उचित स्थान होना अनिवार्य है। अब हम कर लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। निर्यात कार्गो के तरीकों का चयन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है कि अगर हमें कोई निर्यात करना है गुड्स को, तो देखना पड़ेगा कि हम कौन से तरीकों का चयन करेंगे। नंबर 1 है, निर्यात कार्गो होते हुए विभिन्न प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सड़क, रेल, हवाई परिवहन आदि। निर्यात की सुविधा द्वारा किया जाएगा, सर्वप्रथम इस तथ्य का ध्यान रखा जाएगा कि सबसे पहले तो जब निर्यात करना है तो हमें ये देखना है कि निर्यात इनमें से कौन सी सुविधाओं के द्वारा किया जाने वाला है। सेकेंड है, कई बार बहु मॉडल परिवहन प्रणाली का भी प्रयोग किया जाता है, अर्थात वस्तुओं को लाना ले जाना कम से कम 2 प्रकार के परिवहनों के तरीकों से किया जाता है। वह यह भाड़े के एकल अनुबंधों को भी प्रदर्शित करता है। इसका क्या मतलब है कि बहु मॉडल परिवहन प्रणाली में क्या होता है कि वस्तुओं को जब लाना या ले जाना है तो कम से कम 2 परिवहन, जैसे कि थोड़ा सा दूरी पर जल परिवहन के द्वारा भेज दिया गया, उससे आगे रेल परिवहन के द्वारा भेज दिया गया, इस तरह कम से कम 2 परिवहनों के तरीकों का प्रयोग किया जाता है, तभी ये बहु मॉडल है, एकल मॉडल नहीं है। और लेकिन जो भाड़ा होगा ना, उसका जो फ्रेट होगा, कैरेज वगैरह होगा, ठीक है, जो किराया होगा वो एकल अनुबंधों के द्वारा किया जाएगा। जैसे कि हम ये देखते हैं ना, जैसे हम कहीं पर मेट्रो में जाते हैं दिल्ली में, ठीक है, और उसके बाहर ना एक मेट्रो की बस भी खड़ी होती है, तो मेट्रो से उतरो और साथ में उस बस से आप आगे जा सकते हो और किराया उसी में लग जाएगा। मतलब अभी तो अलग अलग है, लेकिन इसमें कहा गया है कि आगे से जो रेल का जो हमारा मेट्रो का कार्ड होता है वही उस बस में चल जाएगा और एक ही जगह पैसा काट लिया जाएगा। तो इसी में इसका भी मतलब यही है कि कम से कम 2 मॉडल परिवहनों का इस्तेमाल किया जाएगा, और जब किराया देने की बारी आएगी तो उसे एकल अनुबंधों को ही प्रदर्शित किया जाएगा। मान लो वो ट्रेन से भी गया है और थोड़ा सा समुद्री जहाज से गया है, तो उनका जो रेंट है ना वो एक साथ ही कवर कर लिया जाएगा। अतः निर्यात कार्गो
करते समय व्यक्ति व फर्म को उचित प्रकार से सलाह करनी चाहिए ताकि उचित वस्तुएं उचित समय पर आगे आने वाली फर्म, देश या व्यक्ति तक पहुंच जाए। तो जब भी कार्गो का तय करना है कि भाई कौन सा कार्गो लेना है, तो सही वक्त पर फर्म को, क्योंकि जिससे कि जो माल हम भेज रहे हैं वो सही समय पर, सही व्यक्ति पर, सही फर्म पर या सही देश तक पहुंच पाए और जिसको हम माल भेजना चाह रहे हैं वहाँ पर आसानी से वो रिसीव किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। इसमें 4 टिप्पणियाँ हैं। पहला है, भारत में आयात निर्यात कार्गो के प्रचलन में हवाई सेवाएं। इसमें हमें हवाई सेवाओं के बारे में बताना है। सेकंड है, बहुमॉडल परिवहन क्या होता है। थर्ड है, रोडवेज का गठन कैसे किया जाता है। और फोर्थ है, माल परिवहन क्या होता है। तो पहला है हमारा, भारत में आयात निर्यात के प्रचलन में हवाई सेवाएं क्या है। तो भारत में आयात निर्यात कार्गो के प्रचलन में हवाई सेवाओं की भूमिका बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। यहाँ वायु परिवहन को वस्तुओं के अंतर्देशीय परिवहन में उपयोगी माना जाता है। ठीक है, तो वायु परिवहन को वस्तुओं के अंतर्देशीय परिवहन में, अंतर्देशीय मतलब एक अंतर्देशीय होता है एक ही देश के अंदर। देखिए समझिएगा इसको, मतलब अंतर्देशीय मतलब एक ही देश में, अंतर्राष्ट्रीय मतलब राष्ट्रों के बीच में। ठीक है, तो एक ही देश में जब होता है तो उसे अंतर्देशीय कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय नहीं कहा जाता। तो वायु परिवहन को अंतर्देशीय परिवहन के लिए उपयोगी माना जाता है क्योंकि इसमें अंतर्देशीय निर्यात कार्गो के प्रचलन में लगने वाले समय में कमी आती है। देश के अंदर वायु सेवाएं प्रदान करने हेतु इंडियन एयरलाइंस मुख्य है। यह 12 पड़ोसी देशों को भी सेवाएं प्रदान करती है। विभिन्न घरेलू हवाई अड्डों पर स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स पर बुकिंग निर्यात कार्गो का चलन इंडियन एयरलाइंस द्वारा या तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पर या फिर उनके लक्ष्य तक लेके जाया जाता है। तो इसमें क्या है कि देश के अंदर कुल वायु सेवाएं कौन सी प्रदान कर रही हैं, इंडियन एयरलाइंस, वो जो देश के अंदर वायु सेवाएं प्रदान करने हेतु इंडियन एयरलाइंस है ना, वो प्रमुख है। और भी हैं एयरलाइंस लेकिन इंडियन एयरलाइंस वो प्रमुख है। और ये 12 पड़ोसी देश है हमारे, जैसे नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश, पाकिस्तान वगैरह, तो पड़ोसी देशों को भी सेवाएं प्रदान करती हैं। तो विभिन्न घरेलू हवाई अड्डों पर, घरेलू यानी कि जो अपने देश में हवाई अड्डे हैं उनमें स्थित एयर कार्गो कॉम्प्लेक्सों पर बुकिंग कराई जाती है और वहाँ से निर्यात कार्गो का चलन इंडियन एयरलाइंस के द्वारा ही किया गया था, क्योंकि यही मेन है, या तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों तक या फिर उनके लक्ष्य तक वहाँ से उसको लेके जाया जाता है इंडियन एयरलाइंस के थ्रू। सेकेंड है, बहुमॉडल परिवहन क्या होते हैं। बहुमॉडल परिवहन प्रणाली में वस्तुओं को लाना ले जाना कम से कम 2 प्रकार के परिवहन तरीकों से होता है, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था, तथा यह भाड़े के एकल अनुबंध को प्रदर्शित करता है। आईएसओ कंटेनर में स्थित वस्तुओं को ठीक लक्ष्य पर सुपुर्दगी निश्चित करता है। ये कहता है कि जो भी वस्तुएं हैं कंटेनर में उनको ठीक से लेके जाया जाएगा और ठीक लक्ष्य पर, यानी कि जिसको देनी है वहाँ पर वो डिलीवरी दे देगा, ये सुनिश्चित करता है। हालांकि भारत बहुमॉडल परिवहन प्रणाली हेतु सापेक्षिक तौर पर नया है, भारत के लिए ये प्रणाली थोड़ी सी नई है, परंतु आयात निर्यात कार्गो के चलन हेतु इस प्रणाली का प्रचलन बढ़ रहा है। लेकिन ये बेटर होता जा रहा है, क्योंकि अगर रेल के द्वारा कोई सामान लेके जाता है तो वहाँ से उसको आगे सड़क परिवहन के द्वारा भी सही व्यक्ति तक पहुँचाया जा सके, तो एक ही बार में काम हो जाता है और एकल किराया लग जाता है। बहुमॉडल के विकास को विकसित करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए वस्तुओं के बहुमॉडल परिवहन अधिनियम 1993 में भी सरकार द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, तो बहुमॉडल परिवहन अधिनियम 1993 भी जो है ना वो सरकार के द्वारा पारित किया गया था, जिससे कि इसका विकास हो सके और सही लक्ष्य तक वस्तुओं को आसानी से पहुंचाया जा सके। थर्ड है, रोडवेज का गठन। रोडवेज मतलब रोड्स। तो रोडवेज के गठन के लिए सरकार के द्वारा अनेक कार्य किए जा रहे हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सड़क परिवहन की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए सड़क संचालन हेतु सुनियोजित विकास रणनीति की ज़रूरत है, क्योंकि एक पूरी तरह से डेवलपमेंट प्लानिंग होनी चाहिए, इसकी स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, जिसमें अनेक बातों को प्राथमिकता दी जाती है, जैसे कि नंबर 1, कमज़ोर पुलों का पुनर्निर्माण करना। नंबर 2, प्रमुख पुलों का निर्माण करना। नंबर 3, राष्ट्रीय राजपथ को 4 लाइनों में बदलना। नंबर 4, शहरी क्षेत्रों में ट्रैफिक जाम से बचने हेतु बाईपास का प्रबंध करना। फिर है, रोडवेज निर्माण में निजी भागीदारी बढ़ाने हेतु विभिन्न प्रकार की योजनाएं, जैसे BOT, BOAT तथा BOL
टी प्रस्तावित की गई हैं। ठीक है, तो पहले तो रोडवेज किसकी होती थी, रोड्स सिर्फ गवर्नमेंट बनाती थी, लेकिन इसमें अब निजी भागीदारी भी बढ़ाई जा रही है, प्राइवेट सेक्टर को भी इसको दिया जा रहा है और इसमें कई योजनाएं पास की गई हैं। थर्ड है, ट्रैफिक के ज़्यादा बढ़ते स्वरूप को देखते हुए ISO कंटेनर ने कार्गो के प्रचलन हेतु बहु मॉडल की बढ़ती आवश्यकता का सामना करने के लिए सड़क के अतिरिक्त वाहन बेड़ा के आधुनिकीकरण कार्यों को भी शुरुआत की है। तो बहु मॉडल की बढ़ती आवश्यकता का सामना करने के लिए क्या किया गया है, सड़क के अतिरिक्त वाहन बेड़ा के आधुनिकीकरण, जो भी वाहन बेड़े हैं ना, वाहन जाते हैं जो, उसको मॉडर्नाइजेशन करने के प्रोग्राम्स को भी स्टार्ट किया गया है। फोर्थ टिप्पणी है माल का परिवहन। माल का परिवहन क्या होता है, किसी भी प्रकार के माल के परिवहन हेतु अनेक रास्तों का प्रयोग किया जाता है जो कि निम्नलिखित हैं। ये हमें चारों ही पता है। सड़क परिवहन सेवाएं, वो भी हमने पढ़ लिया। रेल परिवहन सेवाएं, वायु परिवहन सेवाएं और बहु मॉडल परिवहन सेवाएं, जिसमें कि कम से कम दो तरह के परिवहन आते हैं और किराया एकल ही दिया जाता है। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने इसको इन डिटेल पढ़ लिया है, इसके कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस भी कर लिए हैं और साथ में हमने इसके सेल्फ असेसमेंट वाले क्वेश्चन भी कर